गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज का दूसरा पाठ, तलाश। भारत के अतीत की झांकी। हमने पहले पाठ में पढ़ा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें भारत के विषय में या भारत के इतिहास के विषय में खोज कर रहे हैं, और लेखक इस पाठ में क्या कहते हैं देखते हैं। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। यानी पिछले कुछ सालों से वो भारत के विषय में ही सोच रहे हैं, भारत के को ही समझने की वो बात कर रहे हैं। बचपन में वो किस तरह से इसे बचपन की ओर लौटकर वो याद करने की कोशिश करते हैं कि वो कैसा महसूस करते थे, और आज उनके सामने कौन से प्रश्न खड़े हैं उसके विषय में वो हमें आगे बताते हैं। आखिर ये भारत है क्या? पहला प्रश्न उनके मन में उठता है। अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? यानी हमारे भारत में कोई विशेषता भी थी क्या? अतीत का अर्थ है कि प्राचीन काल में उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया। अगर भारत में कुछ शक्ति थी तो फिर वो शक्ति कैसे समाप्त हुई? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सकता है? अब लेखक सोच रहे हैं कि भारत में क्या कुछ ऐसा है जिसको हम जानदार कह सकते हैं। आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? यानी आधुनिक दुनिया से क्या हम भारत का तालमेल किसी तरह बिठा सकते हैं? भारत मेरे खून में रचा बसा था, उसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। अब लेखक कहते हैं कि भारत तो मेरे खून में रचा बसा था, और इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक यानी एक किसी दूसरे आलोचक की तरह देखना शुरू किया। आलोचक वो होता है जो उसमें किसी भी चीज़ से कमियां और उनकी गुण दोनों चीज़ें निकाल लेता है। तो ऐसा आलोचक जो वर्तमान में आज के समय जो प्राचीन काल के खंडहर अवशेष जो चीज़ें बची हुई हैं उनको जिन्हें उसने देखा था वो सब चीज़ें उन्हें पसंद नहीं थी। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, तो वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्षों तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या है? अब वे कहते हैं कि वे पश्चिम के माध्यम से ही भारत को जान पाए, और उन्होंने फिर प्रश्न किया है कि क्या मैंने भारत को जान लिया? मन में शंका होती है, मन में संदेह होता है। और फिर वे कहते हैं कि भारत के पास कुछ ऐसा तो है जो जीवंत और टिकाऊ है, और यही कारण है कि शायद भारत का वजूद, अगर ये चीज़ उसके पास नहीं होती जो कि जीवंत और टिकाऊ है, तो शायद भारत का वजूद, भारत का अस्तित्व आज जैसा है वैसा नहीं होता। और उसी विशेष तत्व को वे यहाँ खोज रहे हैं। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस
प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी, जिसका समय 5,000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इसके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन। अब यहाँ एक चित्र आप देख रहे होंगे, ये चित्र सिंधु घाटी सभ्यता का है और यहाँ पर उस सभ्यता के जो प्राचीन खंडर हैं जिनको देखकर लगता है कि ये पूरी तरह से एक विकसित सभ्यता थी, जिसमें अलग अलग तरह के घर, गलियाँ, नालियाँ, ये सब उनके खंडर देख सकते हैं हम। तो ये किस आधार पर टिकी हुई थी, उसके लिए वे कहते हैं कि ये ठेठ भारतीयपन के आधार पर टिकी हुई थी। ये आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। ये विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हज़ार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे। यानी ये उन्हें हैरान करता है कि जो संस्कृति और सभ्यता है यह 5-6 हज़ार वर्ष या उससे भी ज़्यादा समय तक लगातार बनी रही है, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यानी इन सभी देशों से हमारे देश का, जिस सभ्यता की बात उन्होंने की, सिंधु घाटी सभ्यता, उनके साथ इनका संपर्क था, मेल जोल था। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? यानी हमारे देश का सांस्कृतिक आधार, उसकी बात कर रहे हैं, हमारा जो कल्चर है उसकी बात कर रहे हैं, जो कि आज भी उसी तरह से मजबूत है, वो हिला क्यों नहीं, इसके विषय में वो बात कर रहे हैं। वे कहते हैं हम इन दूसरे विदेशों से भी हम प्रभावित हुए और स्वयं भी हम प्रभावित हुए, लेकिन हमारी संस्कृति के द्वारा दूसरे देश भी प्रभावित हुए। मेरे भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन और पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। यहाँ पर वे उल्लेख कर रहे हैं उन लोगों की जो भारत की यात्रा के लिए आए, जो चीन से आए या पश्चिमी मध्य एशिया से आए, और जब वो भारत की यात्रा उन्होंने की तो कुछ ना कुछ दस्तावेज, कुछ ना कुछ उन्होंने भारत की यात्राओं के विषय में लिखा, भारत की समाज और संस्कृति के विषय में लिखा। तो लेखक कहते हैं कि उन्होंने उन्हें पढ़ा और इसी तरह भारत के इतिहास का जो प्राचीन साहित्य है, जो प्राचीन साहित्य उपलब्ध है, उसके कुछ अंशों पर भी लेखक ने अपनी नज़र डाली। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के विषय में सोचने लगा। ये अलग अलग नाम हैं इन देशों के और इनके विषय में वहाँ पर भी भारत की बहुत सी जो उपलब्धियाँ हैं उनके विषय में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है। अब पुराने मिथक होते हैं, पुरानी कथाएँ, और दंत कथाएँ यानी वे कथाएँ जो लोग आपस में कहते और सुनते हैं, और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया। अब ये सब उन वस्तुओं की बात कर रहे हैं, उन स्थानों की बात कर रहे हैं जो चीज़ें लेखक को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद वो ताज़ा करती हैं। अब जो भारत की नदियां हैं उनकी भी बात यहाँ उन्होंने की।
इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम पड़ा इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हज़ारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफ़िले और फ़ौजें आती रहीं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित है। अब ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो वह भी इतिहास से की मुख्य धारा से कटी हुई है, लेकिन कहानियों में वो जीवित है। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है। यानी जो आप देखें उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के बीच में से होती हुई मार्ग बनाती हुई भारत में वो प्रवेश कर जाती है, और असम के इलाकों में ये हमें देखने को मिलता है। फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। जब मैदानी इलाका आता है तो वहाँ ये शांत रूप में बहती है। इसी तरह यमुना की बात वो करते हैं। यमुना जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबद्ध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं। यमुना, जब भी हम श्री कृष्ण की बात करते हैं तो यमुना के किनारे उनकी लीलाओं की बात की जाती है। तो बहुत सी पौराणिक जो कथाएं हैं वो यमुना जो है उनसे संबंधित है। इन सब से बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा। यानी आज भी हम देखें गंगा नदी का वही महत्व है, लोग उसके प्रति आस्था रखते हैं और आज भी लोग गंगा स्नान के लिए यहाँ आया करते हैं। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। अब यहाँ स्मारक यानी पुरानी इमारतें, भग्नावशेष, टूटी फूटी इमारतें और पुरानी मूर्तियाँ, ऐसी गुफाएं बनी हुई हैं जिनके अंदर दीवारों पर चित्र हैं, भित्ति चित्र कहा है उन्होंने, और पुरानी मूर्तियाँ हैं। इन सब को उन्होंने देखा। तो ये है अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं हैं। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, वैसे ही जैसे हज़ारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है। यानी पुराने समय में जो चीनी यात्री हमारे देश में आए, उन्होंने भी इन पर्वों की या इन नदियों का उल्लेख किया है, यहाँ के लोगों की आस्थाओं का वर्णन किया है उन्होंने। गो कि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती है कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। यानी लेखक जब भारत के इतिहास को ढूंढ रहा है तो लेखक के द्वारा की गई इन यात्राओं ने उसे प्राचीन समय की ओर देखने के लिए एक दृष्टि, एक अंतर्दृष्टि प्रदान की। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें ज़िंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी अब यहाँ वे उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें ज़िंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र उनके मन में भरे हुए थे। जब भी वे किसी जगह जाते
थे उस विशेष स्थान से संबंध चित्र तत्काल मेरे सामने खड़ा होता था। यानी जब वो आज याद कर रहे हैं तो किसी स्थानों पर घूमते हैं तो वहाँ से संबंधित जो चित्र हैं वो उनके सामने आ जाते हैं। तो कहाँ कहाँ के चित्र उनके सामने आते हैं, वे लिखते हैं, बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। यानी जब वो सारनाथ गए तो वहाँ पर उन्होंने उस चीज़ का अनुभव किया कि मानो बुद्ध वहाँ पर अपना उपदेश दे रहे हों। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। उन्हें लगता है मानो वो जो उपदेश दे रहे हैं वो उन्हें सुनाई पड़ रहा है। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। हम सब जानते हैं सम्राट अशोक को, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को पूरे विश्व में फैलाया। तो उनके द्वारा बनाए गए जो शिलालेख हैं, जो पत्थरों पर अंकित जो भाषा है जिसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, तो वे शिलालेख उन्हें लगता है कि जैसे स्वयं बता रहे हों एक ऐसे आदमी के विषय में जो कि एक महान सम्राट था। फिर उन्हें दूसरा दृश्य फतेहपुर सीकरी का नज़र आता है। वे कहते हैं कि फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वे जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। उन्हें लगता है कि जैसे फतेहपुर सीकरी के अपने महल में, किले में बैठकर अकबर विभिन्न विद्वानों से कुछ बातचीत कर रहा है, जिसमें वो लोगों की समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के साथ, विजय और पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। ये परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। तो आज हम इतना ही पाठ करेंगे। बाकी का शेष पाठ हम अगले कक्षा में करेंगे।